हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टेम के बारे में। उससे पहले हमने रूट के बारे में भी डिस्कस किया था। डाइकॉट और मोनोकॉट दोनों के ही स्टेम को और रूट को हमने इन डिटेल में स्टडी किया है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिकली लीफ को स्टडी करेंगे। किसके? डाइकॉट के लीफ को भी स्टडी करेंगे और मोनोकॉट के लीफ को भी स्टडी करेंगे। क्लियर है? लेकिन उससे पहले, डाइकॉट और मोनोकॉट के स्टडी करने से पहले लीफ के बारे में कुछ चीजें जानना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ऐसा एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, मान लो एक ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, राइट? तो ये क्या हो गया? ये मैंने एक लीफ ड्रॉ किया, राइट? वेरी गुड। अब लीफ के इस पार्ट को क्या बोला जाता है? बोला जाता है स्टॉक। और इस पार्ट को क्या बोला जाता है? दिस पार्ट इज नोन एज लैमिना। याद आया? मॉर्फोलॉजी में डिस्कस किया था। अब मान लो कि अगर ये लीफ है, राइट? दिस इज अ लीफ, और ये मान लो उसका स्टॉक है और ये मान लो उसका लैमिना है। मेरा जो पाम है उसको लैमिना मान लो। तो अगर लीफ का ये लीफ है तो लीफ के क्या दो पार्ट नहीं होंगे? अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट, राइट? कौन से पार्ट होंगे? दो पार्ट होंगे, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट, राइट? तो कैसे कैसे पार्ट होंगे? एक हो जाएगा आपका अपर पार्ट और एक आपका हो जाएगा लोअर पार्ट। लोअर पार्ट, राइट? ये जो अपर पार्ट है इसी को और क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है वेंट्रल सरफेस ऑफ लीफ। क्या कहा जाता है इसे? इसे कहा जाता है, अपर पार्ट को ही क्या कहा जाता है? वेंट्रल सरफेस। वेंट्रल सरफेस, राइट? और क्या कहा जा सकता है? और अपर पार्ट को कहा जाता है एडेक्शियल सरफेस। क्या कहा जाता है? एडेक्शियल सरफेस। तो हमने क्या देखा कि अगर एक लीफ है और उसका लैमिना है तो उस लैमिना को ऊपर पार्ट को क्या बोला जाता है? अपर पार्ट या वेंट्रल सरफेस या एडेक्शियल सरफेस। और एट द सेम टाइम अगर हम बात करें लोअर पार्ट की, तो लोअर पार्ट को और क्या बोला जाता है? लोअर पार्ट को बोला जाता है आपका क्या? डॉर्सल सरफेस। डॉर्सल। इस डॉर्सल और वेंट्रल के बारे में मैंने आपको एनिमल किंगडम में बहुत अच्छे से समझाया था, राइट? एनिमल किंगडम में मैंने हर एक चीज को, डॉर्सल क्या है, वेंट्रल क्या है, कैसे डिसाइड कर सकते हैं, ये इन डिटेल में मैंने डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जाके उस लेक्चर को ध्यान से देख लीजिए। तो लोअर पार्ट को और क्या कह सकते हैं? डॉर्सल सरफेस। और क्या कहा जा सकता है? और कहा जाता है एबएक्सियल सरफेस। क्या कहा जाता है? एबएक्सियल सरफेस। लीफ को स्टडी करने से पहले ये चीजें जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। लीफ को स्टडी करने से पहले ये चीजें जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट था। अपर पार्ट को वेंट्रल सरफेस या एडेक्शियल सरफेस बोला जाता है और लोअर पार्ट को डॉर्सल सरफेस या एबएक्सियल सरफेस बोला जाता है। क्लियर यहां तक? वेरी गुड। अब अगर हम बात करते हैं लीफ की, तो लीफ दो टाइप के होते हैं। कैसे कैसे? एक होता है डाइकॉट लीफ, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं? जिसे हम लोग बोलते हैं डॉर्सीवेंट्रल लीफ। और एक आपका होता है मोनोकॉट लीफ, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? आइसोबाइलैटरल लीफ। अब दोनों में डिफरेंस क्या है देखते हैं। चलो सबसे पहले बात करते हैं किसकी? डॉर्सल लीफ की। डॉर्सीवेंट्रल लीफ एक क्या हो जाएगा आपका? डॉर्सीवेंट्रल, विद इन ब्रैकेट लिखेंगे डाइकॉट लीफ। डी फॉर डॉर्सीवेंट्रल, डी फॉर डाइकॉट। डॉर्सीवेंट्रल लीफ और डाइकॉट लीफ। और एक आपका हो जाएगा आइसोबाइलैटरल लीफ। आइसोबाइलैटरल या मोनोकॉट लीफ, या मोनोकॉट लीफ। आइसोबाइलैटरल और मोनोकॉट लीफ, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में पहला डिफरेंस तो ये है, एक तो डाइकॉट में देखा जाता है, एक मोनोकॉट में देखा जाता है। ये तो पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या है कि डॉर्सीवेंट्रल जो वर्ड है ये किससे बना है? ये बना है दो वर्ड से। किससे किससे? एक है डॉर्सी और एक है वेंट्रल। डॉर्सी का मतलब क्या होता है? डॉर्सल।
और वेंट्रल का मतलब क्या होता है? वेंट्रल का मतलब होता है वेंट्रल। मतलब क्या है, इस लीफ में पर्टिकुलर अगर इस लीफ की बात करूं मैं, डॉर्सिवेंट्रल लीफ की, तो यहाँ पे हम लोग डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड दोनों को इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर एज वेल एज बेसिस ऑफ देयर एनाटॉमिकल फीचर्स। मतलब यहाँ पे जो लीफ देखा जाता है, डाइकॉट में जो लीफ होता है जिसको हम लोग डॉर्सिवेंट्रल लीफ बोल रहे हैं, उसमें क्या क्या वर्ड है? एक है डॉर्सल, दूसरा है वेंट्रल। तो उसमें डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड को हम लोग इजीली बता सकते हैं कि इसका डॉर्सल साइड कौन सा है और वेंट्रल साइड कौन सा है, ऑन द बेसिस ऑफ किसके, मतलब किसके हिसाब से बता सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर एज वेल एज देयर एनाटॉमिकल फीचर्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें डॉर्सल वेंट्रल सरफेस की, तो डॉर्सी वेंट्रल लीफ में जो वेंट्रल सरफेस होता है वो डार्क ग्रीन होता है। कैसा होता है? डार्क ग्रीन होता है। और जो डॉर्सल सरफेस होता है वो फेडेड ग्रीन और पेल ग्रीन होता है। पेल ग्रीन, पेल ग्रीन मतलब कैसा? डार्क ग्रीन मतलब एकदम डार्क, और पेल ग्रीन मतलब जो थोड़ा सा फेड हो चुका है, जिसका कलर थोड़ा सा उतर चुका है। राइट? अगर आप कभी भी किसी लीफ को लेके देखेंगे तो अगर उसका अपर पार्ट आपको डार्क ग्रीन दिख रहा है और उसका लोअर पार्ट आपको पेल ग्रीन या फेडेड ग्रीन दिख रहा है, तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि वो जो लीफ है वो एक डाइकॉट लीफ है। ठीक है, अब ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर कि डार्क ग्रीन एंड पेल ग्रीन। ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमिकल फीचर्स भी हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं डॉर्सिवेंट्रल लीफ की, तो उसका जो डॉर्सल वेंट्रल सरफेस होता है, वेंट्रल सरफेस होता है, तो यहां हम लोग क्या देख सकते हैं? यहां हम लोग देखते हैं आपके पैलिसेड पैरेन्काइमा, पैलिसेड पैरेन्काइमा को। अब पैलिसेड पैरेन्काइमा क्या है हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, डोंट वरी, बस आप समझ लीजिए। और वेंट्रल सरफेस की अगर बात करें तो यहां हम लोग क्या देखते हैं? यहां हम लोग देखते हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा को, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा को। किसको? स्पॉन्जी पैरेन्काइमा को। राइट? तो ये हो गया एनाटॉमिकल डिफरेंस। तो मतलब डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस को हम लोग कलर के बेसिस पे भी अलग कर सकते हैं कि एक डार्क ग्रीन एक पेल ग्रीन होगा, और एनाटॉमिकल फीचर्स में भी हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अगर उसका सेक्शन करके माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो क्या दिखेगा? वेंट्रल सरफेस पे हमें पैलिसेड पैरेन्काइमा सेल्स दिखेंगे और डॉर्सल सरफेस पे हमें स्पॉन्जी पैरेन्काइमा सेल्स दिखेंगे। क्लियर है? इसी वजह से इसे डॉर्सल डॉर्सी वेंट्रल लीफ कहा जाता है, बिकॉज इसका डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड अलग होता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं आइसो बायलैटरल लीफ की, तो आइसो बायलैटरल में क्या है? आइसो प्लस बायलैटरल। आइसो का मतलब क्या होता है? आइसो का मतलब होता है सेम, सेम। आइसो का मतलब क्या होता है? आइसो का मतलब होता है सेम। और बायलैटरल का मतलब क्या होता है? बायलैटरल का मतलब होता है बोथ साइड, बोथ द साइड्स। मतलब क्या होगा? यहाँ पे डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड दोनों ही सेम होंगे। हम लोग ये बता नहीं सकते, मान लो कि आपने एक लीफ को ले आए और आप देख रहे हो इसका डॉर्सल साइड का कलर भी जैसा है, वेंट्रल साइड का कलर भी वैसा है। फिर आपने कहा कि ठीक है चलो इसका सेक्शन करते हैं, फिर माइक्रोस्कोप के नीचे जाके देखते हो, फिर क्या देखते हो? फिर देखते हो कि अरे यार डॉर्सल वेंट्रल सरफेस की तरफ भी जो सेल्स प्रेजेंट है पैरेन्काइमा, डॉर्सल सरफेस की तरफ भी वही पैरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट है। तो मतलब आप कलर के बेसिस पे और एनाटॉमिकल फीचर्स के बेसिस पे आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि इसका डॉर्सल साइड कौन सा है, वेंट्रल साइड कौन सा है। मतलब डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड सिमिलर है, तो इसी वजह से इसको कहा जाता है आइसो बायलैटरल लीफ। मतलब सेम बोथ द साइड्स, मतलब दोनों साइड्स ही सेम होंगे ऑन द बेसिस ऑफ कलर एज वेल एज ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनाटॉमिकल फीचर्स। ठीक है, कलर भी सेम होगा और आपका जो एनाटॉमिकल फीचर्स है वो भी सेम होंगे, डॉर्सल साइड पे भी, वेंट्रल साइड पे भी और डॉर्सल साइड पे भी। इसी वजह से आइसो बायलैटरल या मोनोकॉर्ड लीफ, मतलब आइसो मतलब सेम, लैटरल मतलब बोथ द साइड्स। जिसके दोनों साइड सेम है उसको हम लोग बोलेंगे आइसो बायलैटरल। जिसके डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड को हम लोग अलग से पहचान सकते हैं उसको हम लोग बोलेंगे डॉर्सी वेंट्रल लीफ। क्लियर है? अब हम लोग
आज का जो टॉपिक है ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था जो बहुत ज़रूरी था। अगर आगे हमको समझना है चीज़ें इसी वजह से, तो अब हम लोग क्या करेंगे, आगे चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे आज? सबसे पहले डिस्कस करेंगे डॉर्सी वेंट्रल लीफ। क्या डिस्कस करेंगे? डॉर्सी वेंट्रल लीफ या डाइकॉट लीफ, राइट? डॉर्सी वेंट्रल लीफ और डाइकॉट। अब हर एक लीफ का, चाहे वो डाइकॉट के हो, चाहे वो मोनोकॉट के हो, चाहे वो डॉर्सी वेंट्रल हो, चाहे वो आइसोबायलैटरल हो, हर एक लीफ के 3 पार्ट होते हैं। कौन से पार्ट होते हैं? सबसे पहला जो पार्ट होता है वो क्या होता है? हर एक लीफ के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट क्या होता है? सबसे पहला पार्ट होता है उसका एपिडर्मिस। क्या होता है उसका एपिडर्मिस, राइट? फिर क्या होता है उसका? फिर होता है उसका मेसोफिल, और फिर क्या होता है? फिर आता है वस्कुलर बंडल, ये 3 चीजों से एक लीफ बनता है। एपिडर्मिस किसको रिप्रेजेंट करता है? तो अगर हम बात करते हैं एपिडर्मिस की, तो एपिडर्मिस रिप्रेजेंट करता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को। अगर हम बात करते हैं मेसोफिल की, तो मेसोफिल किसे रिप्रेजेंट करता है? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ठीक है, मेसोफिल किसे रिप्रेजेंट करता है? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। और वस्कुलर बंडल किसे रिप्रेजेंट करता है? वस्कुलर टिश्यू सिस्टम, राइट? यही है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके हर एक पार्ट को इन डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो जैसे कि हम करते हैं, एक साइड में हम लोग डायग्राम को ड्रॉ करेंगे और एक साइड हम लोग चीजों को लिखेंगे। ठीक है, तो एक आउटलाइन में बना लेता हूं डायग्राम का। सबसे पहले ठीक है, सबसे पहले आउटर सरफेस में हम लोग क्या देख सकते हैं? एपिडर्मिस को देखेंगे। क्या देखेंगे? एपिडर्मिस। यहाँ पे जो एपिडर्मिस होगा ये दोनों साइड्स में प्रेजेंट होंगे। ये जो एपिडर्मिस है ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा? दोनों साइड में प्रेजेंट होगा। और मैं कहता हूं कि आप भी इस डायग्राम को मेरे साथ ड्रॉ कीजिए। ये मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है आपके लिए, प्लीज इस डायग्राम को ड्रॉ कीजिए। ठीक है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में बहुत चीज़ें एब्सेंट है और बहुत चीज़ों को क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन आपको उन चीज़ों को समझना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन हड़बड़ी नहीं करना है, आराम आराम से चीज़ों को समझना है और ड्रॉ करना है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे जो एपिडर्मिस है ये दोनों साइड में प्रेजेंट होते हैं। कैसे होते हैं? दोनों साइड में ये प्रेजेंट होते हैं, राइट? और लीफ है, तो लीफ है तो क्या होगा? स्टोमाटा भी होगा। तो ये देखो हमने एक स्टोमाटा भी बना दिया। क्लियर है? एपिडर्मिस में क्या होता है? एपिडर्मिस में होता है क्यूटिकल लेयर। क्या होता है? एपिडर्मिस में होता है क्यूटिकल लेयर। अब ये जो क्यूटिकल लेयर है ये दोनों साइड में प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मिस के। अपर एपिडर्मिस में भी प्रेजेंट होता है और लोअर एपिडर्मिस में भी प्रेजेंट होता है। बाकी जो कैरेक्टर है एपिडर्मिस का वो तो सेम ही रहेगा।
जैसे कि हमने पढ़ा, मतलब जैसे कि हमने स्टडी किया था इससे पहले, कैसे कैसे होंगे आपके, कंटिन्यूस लेयर होगा, सिंगल लेयर्ड होगा, और आपका कैसा पैक्ट होगा, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होंगे, राइट। सो ये हो गया आपका अपर एपिडर्मिस, ये हो गया आपका क्या, अपर एपिडर्मिस, क्या हो जाएगा, अपर एपिडर्मिस, और ये हो गया आपका लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। और ये क्या हो गया, दिस इज नथिंग बट द क्यूटिकल लेयर, कैसा है, दिस इज नथिंग बट द क्यूटिकल लेयर। और यहाँ पे भी क्यूटिकल कर दो ताकि आपको बाद में डायग्राम देख के ही पता चल जाए कि दोनों साइड में ही क्यूटिकल होता है। अब अगर हम लोग एपिडर्मिस की बात करते हैं तो एपिडर्मिस का बाकी जो चीज़ें हैं वो एकदम सेम टू सेम है, कोई अलग बात नहीं है, कॉम्पैक्ट लेयर है, सिंगल लेयर्ड एंड वगैरह वगैरह जो भी है सेम है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे गौर करने वाली चीज है वो क्या है कि देखो यहां हमने एक स्टोमाटा ड्रॉ किया है, क्या ड्रॉ किया है, स्टोमा, सिंगल है तो इसी वजह से स्टोमा बोल रहे हैं, बहुत सारे होते हैं स्टोमा ड्रॉ करते हैं। नीचे के साइड हमने स्टोमा को या स्टोमाटा को ड्रॉ किया है, लेकिन ऊपर साइड हम लोग कोई भी स्टोमाटा नहीं देख पा रहे। तो इससे हम लोग एक कैरेक्टर यहां से ड्रॉ कर सकते हैं, क्या कैरेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं कि अपर एपिडर्मिस में जो होता है वो लोअर एपिडर्मिस के कंपैरिजन में कम स्टोमाटा पाए जाते हैं, या कभी कभी अपर एपिडर्मिस में कोई भी स्टोमाटा प्रेजेंट नहीं होता है। क्लियर है? देखो लोअर एपिडर्मिस हमने एक स्टोमाटा ड्रॉ किया है, अपर एपिडर्मिस में कोई स्टोमाटा ड्रॉ नहीं किया है। इससे दो चीजें हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। नंबर वन क्या है कि अपर एपिडर्मिस में स्टोमाटा कम होगा एज कंपेयर टू द लोअर एपिडर्मिस, और कभी कभी अपर एपिडर्मिस जो है उसमें स्टोमाटा एब्सेंट भी हो सकता है, राइट, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है डॉर्सीवेंट्रल लीफ के लिए। क्लियर है? चलो तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, एपिडर्मिस के बारे में लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं एपिडर्मिस के बारे में, एपिडर्मिस। सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, प्रेजेंट ऑन बोथ साइड, प्रेजेंट ऑन बोथ दी साइड, दोनों साइड्स में ही प्रेजेंट होंगे, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस, मतलब अपर और लोअर दोनों पार्ट में ही प्रेजेंट होंगे। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, क्यूटिकुलराइज्ड, क्यूटिकुलराइज्ड मतलब क्यूटिकल प्रेजेंट होंगे अपर सरफेस में भी और लोअर सरफेस में भी। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, थर्ड पॉइंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कह सकते हैं कि जो हम लोग डायग्राम से ही ड्रॉ कर सकते हैं कि अपर एपिडर्मिस हैव, अपर एपिडर्मिस हैव less number of stomata, less number of stomata in compare with lower epidermis, मतलब लोअर एपिडर्मिस में जो है वो स्टोमाटा ज्यादा होगा, किससे, अपर एपिडर्मिस में, अपर एपिडर्मिस से। फोर्थ, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि अपर एपिडर्मिस में इवन लैक स्टोमाटा, मतलब जो अपर एपिडर्मिस है कभी कभी उसमें स्टोमाटा एब्सेंट भी हो सकता है। अपर एपिडर्मिस में लोअर एपिडर्मिस के कंपैरिजन में स्टोमाटा कम तो होगा ही, ये तो एकदम फिक्स्ड है, लेकिन कभी कभी अपर एपिडर्मिस में स्टोमाटा एब्सेंट भी हो सकता है, राइट। तो अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस may even lack stomata, मतलब स्टोमाटा एब्सेंट भी हो सकता है। दिस इज ऑल अबाउट एपिडर्मिस, दिस इज ऑल अबाउट
एपिडर्मिस। ठीक है, चलो एपिडर्मिस के बाद कौन आता है? एपिडर्मिस के बाद आता है आपका मेसोफिल। क्या आता है एपिडर्मिस के बाद? मेसोफिल। अगर आपने डाइकॉट लीफ को अच्छे से पढ़ लिया तो मोनोकॉट लीफ समझने में आपको बहुत दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, इसके बाद कौन आएगा? इसके बाद आता है मेसोफिल। मेसोफिल सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? मेसोफिल जो है वो अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में प्रेजेंट होता है। तो क्या लिखेंगे? प्रेजेंट इन बिटवीन, प्रेजेंट इन बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस, अपर एंड लोअर एपिडर्मिस, अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में प्रेजेंट होता है। दूसरा पॉइंट क्या है? ये जो मेसोफिल के सेल है ये पैरेनकाइमेटस होते हैं एंड थिन वर्ल्ड होते हैं। तो क्या हो जाएगा? थिन वर्ल्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स, थिन वर्ल्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स। सेल्स और हर एक सेल में हम लोग क्या देख सकते हैं? हर एक सेल में हम लोग क्लोरोप्लास्ट देख पाएंगे। क्या देख पाएंगे? क्लोरोप्लास्ट देख पाएंगे। और क्लोरोप्लास्ट होगा तो क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो हैव क्लोरोप्लास्ट एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, एंड कैरी आउट व्हाट? कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। have chloroplast and carry out photosynthesis. This is all about the mesophyll. अब मेसोफिल में हमने क्या देखा कि मेसोफिल में भाई पैरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब ये जो पैरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं ना, ये जो पैरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है एलोंगेटेड मतलब शेप के, और एक होता है राउंड या ओवल शेप के। जो एलोंगेटेड होते हैं उन्हें हमें बोलते हैं पैलिसेड पैरेनकाइमा। याद करो, मैंने पढ़ाया था आपको कुछ देर पहले। और जो राउंड या ओवल शेप के होते हैं उसे हम बोलते हैं स्पॉन्जी पैरेनकाइमा। ठीक है, तो इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ड्रॉ कर लेते हैं पैलिसेड पैरेनकाइमा एंड स्पॉन्जी पैरेनकाइमा को। ये देखो एलोंगेटेड शेप के हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? दिस इज नथिंग बट द पैलिसेड पैरेनकाइमा हो जाएंगे। आप भी ड्रॉ करो मेरे साथ, रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज ड्रॉ करो। ये क्या है? दिस आर नथिंग बट द पैलिसेड पैरेनकाइमा सेल्स। ये 1 to 2 लेयर्स, फ्यू लेयर्स के हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि वन सिंगल लेयर्ड होंगे या डबल लेयर्ड होंगे। 1 to 2 लेयर्स के हो सकते हैं। इन जनरल 2 लेयर्स की होते हैं। इन जनरल 2 से 3 लेयर देखे जा सकते हैं। एलोंगेटेड देखो, थोड़ा सा एलोंगेटेड शेप का है, तो इसी वजह से हम लोग क्या बोल रहे हैं? इसी वजह से हम लोग इसे बोल रहे हैं क्या? इसी वजह से हम लोग इसे बोल रहे हैं पैलिसेड पैरेनकाइमा। पैलिसेड पैरेनकाइमा देखो एलोंगेटेड। अब यहाँ से क्या बोल सकते हैं? देखो हर एक सेल जो है एलोंगेटेड है, और हर एक सेल कैसे प्रेजेंट है? ऐसे, मतलब वर्टिकली प्रेजेंट है, और दोनों सेल एक दूसरे के साथ पैरेलल है। कैसे प्रेजेंट है? देखो सेल्स कैसे प्रेजेंट है? ऐसे, तो वर्टिकली प्रेजेंट है, हॉरिजॉन्टल तो नहीं है। अब ये एक सेल है, ये एक सेल है, तो दोनों सेल कैसे प्रेजेंट है? एक दूसरे के साथ पैरेलली प्रेजेंट है, राइट। तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं पैलिसेड पैरेनकाइमा। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? इसे हम लोग बोलते हैं पैलिसेड पैरेनकाइमा। क्या बोलते हैं?
पैलिसेड पैरेन्काइमा, पैलिसेड पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा सेल्स जो है ये दो टाइप के हो सकते हैं। एक होता है पैलिसेड पैरेन्काइमा, इनमें भी क्या होता है, इनमें भी क्लोरोप्लास्ट होते हैं, तो डॉट डॉट दे दो इनके अंदर, इनमें भी क्लोरोप्लास्ट पाए जाएंगे, ये भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो इसमें क्या कर दो आप, डॉट डॉट दे दो, क्या कर दो आप, इनमें डॉट डॉट दे दो। ठीक है, डॉट डॉट दे दिया, तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इनके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। वेरी गुड। तो क्या लिखेंगे, किसके बारे में लिखेंगे हम लोग लिखेंगे पैलिसेड पैरेन्काइमा के बारे में। किसके बारे में, पैलिसेड पैरेन्काइमा, पैलिसेड पैरेन्काइमा। तो अगर हम बात करते हैं पैलिसेड पैरेन्काइमा की, तो क्या देखा, इनमें क्या होंगे, देखो डायग्राम से ही हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। एलोंगेटेड सेल्स है, क्या है इनमें, इनमें क्या है, एलोंगेटेड सेल्स है। और क्या देखा हमने, वर्टिकली अरेंज्ड है। कैसे अरेंज्ड है, वर्टिकली अरेंज्ड है, वर्टिकली अरेंज्ड है। और क्या देखा हमने, एक दूसरे के साथ पैरेलल है, तो पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर। दिस इज ऑल अबाउट द पैलिसेड पैरेन्काइमा सेल्स। अब हम लोग क्या देखते हैं, एक और टाइप के सेल्स देखे जाते हैं, नोन एज स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। क्या देखे जाते हैं, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। क्या देखे जाते हैं, दूसरा स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। इनमें खास बात क्या है, ये जो सेल्स हैं ये राउंड या ओवल शेप के होते हैं और लूजली अरेंज्ड होते हैं, कॉम्पैक्ट नहीं, लूजली, मतलब इनमें इंटरसेलुलर स्पेस ज्यादा होगा, इंटरसेलुलर स्पेस जो होगा ज्यादा होगा, या बहुत सारे सेल्स में स्पेस जो होगा, या बहुत सारे एयर कैविटीज या लार्ज स्पेसेस हम लोग देख पाएंगे, बिकॉज ये जो सेल्स है ये लूजली अरेंज्ड है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, राउंड और ओवल, राउंड और ओवल शेप के होते हैं, ओवल शेप के होते हैं, और कैसे प्रेजेंट होते हैं, लूजली अरेंज्ड, लूजली अरेंज्ड होते हैं। क्लियर है। और क्या होता है, इनमें भी क्लोरोप्लास्ट होता है, ये भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, मेसोफिल की सेल है कर तो सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट कहाँ होते हैं, ये पैलिसेड पैरेन्काइमा के नीचे प्रेजेंट होते हैं, और कहाँ तक होते हैं, लोअर एपिडर्मिस तक। तो अब समझ में आया, जो मैंने पहले पढ़ाया था कि डॉर्सीवेंट्रल लीफ में जो अपर सरफेस होगा उसमें हम लोग पैरेन्काइमा सेल्स देख पाएंगे, और जो लोअर एपिडर्मिस होगा उसमें हम लोग स्पॉन्जी पैरेन्काइमा देख पाएंगे। तो अब समझ में आया कि क्यों मैंने ऐसा बोला था, इसी वजह से बोला था। तो कैसे प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट बिलो पैलिसेड पैरेन्काइमा, प्रेजेंट बिलो पैलिसेड पैरेन्काइमा, प्रेजेंट बिलो पैलिसेड पैरेन्काइमा, पैलिसेड पैरेन्काइमा के नीचे प्रेजेंट होते हैं, एंड extend to lower epidermis, extend to lower epidermis, मतलब पैलिसेड पैरेन्काइमा के नीचे से अप टू लोअर एपिडर्मिस तक ये प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्पॉन्जी पैरेन्काइमा सेल्स। और क्या होता है, हमने जैसे कि कहा कि ये कैसे अरेंज्ड होते हैं, ये लूजली अरेंज्ड होते हैं, तो इसी वजह से इनमें बहुत सारे लार्ज स्पेसेस या एयर कैविटीज प्रेजेंट होते हैं। तो क्या हो जाएगा, थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, थर्ड पॉइंट हो जाएगा
presence of large air cavities, large spaces and air cavities. बहुत सारे प्रेजेंस ऑफ न्यूमेरस, यहाँ पे ऐड कर सकते हो न्यूमेरस मतलब बहुत सारे लार्ज स्पेसेस, और कैसे दिखेंगे लार्ज स्पेसेस और एयर कैविटीज जो है इसमें प्रेजेंट होंगे। तो ड्रॉ कर लेते हैं, चलो। ओके, सभी नहीं ड्रॉ करेंगे, कुछ ही ड्रॉ करेंगे, बस जितना हमें चाहिए बस उतना ही ड्रॉ करेंगे। देखो लूजली अरेंज्ड है, देखो, और देखो इस बीच बीच में लार्ज स्पेसेस या एयर कैविटीज प्रेजेंट है, राइट। क्या प्रेजेंट है? लार्ज स्पेसेस और एयर कैविटीज जो है इनमें पाए जाते हैं। राइट, क्लियर है? लार्ज स्पेसेस, देखो लार्ज स्पेसेस या एयर कैविटीज है, ये जगह को अभी छोड़ दो, इनमें भी क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट होगा, तो इनमें भी थोड़ा बहुत हम लोग डॉट्स दे देते हैं। ये डॉट रिप्रेजेंट करता है क्लोरोप्लास्ट को, ये डॉट किसे रिप्रेजेंट करता है? ये डॉट रिप्रेजेंट करता है क्लोरोप्लास्ट को, ठीक है, क्लियर है? तो दिस इज कॉल्ड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। और ये जो है ये क्या है? एयर कैविटीज है। ये क्या है? दिस आर नथिंग बट एयर कैविटीज। और स्टोमाटा के ऊपर अगर ऐसा एयर कैविटीज प्रेजेंट है तो इसको हम लोग बोलेंगे, एयर कैविटीज नहीं बोलेंगे, तो तब हम लोग इसे बोलेंगे सब स्टोमाटल कैविटी। क्या बोलेंगे? सब स्टोमाटल कैविटी। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट पैलिसेड पैरेन्काइमा, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा एंड आपका मेसोफिल के सेल्स। दिस इज ऑल अबाउट। क्लियर है? अब हम लोग क्या समझेंगे? अब हम लोग देखेंगे सिर्फ वस्कुलर बंडल बचा है, तो वस्कुलर बंडल को देख लेंगे और हमारा जो है ये पार्ट खत्म हो जाएगा। डाइकॉट वाला जो पार्ट है ये खत्म हो जाएगा। वस्कुलर बंडल को ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। आपके जो एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी में वस्कुलर बंडल के जो नीचे के सेल्स है वो क्या है वो क्लियरली नहीं दिया गया है, ठीक है। वो बेसिकली वस्कुलर बंडल के जो बंडल शीथ है वही बंडल शीथ के सेल्स के एक्सटेंशन है और कुछ नहीं है, वो बस बंडल शीथ के सेल्स के एक्सटेंशन है। दैट्स इट, दिस आर नथिंग बट, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये बंडल शीथ सेल है। डोंट वरी, हर एक चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे, कोई भी चीज़ नहीं छूटेगा। ये बंडल शीथ है
और देखो एनसीईआरटी में आपके एनसीईआरटी के नीचे ऐसे कुछ सेल्स दिए गए बंडल शीट के नीचे, जो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा तो नहीं है। तो ये क्या है, दिस आर नथिंग बट द एक्सटेंशन ऑफ बंडल शीट सेल्स। दिस आर व्हाट, दिस आर नथिंग बट द एक्सटेंशन ऑफ बंडल शीट सेल्स। ये आपको याद रखना है, जो आपके एनसीईआरटी में क्लियरली नहीं बताया गया है। तो बंडल शीट किसको कवर करता है, वस्कुलर बंडल को जो कवर करता है थिक वर्ल्ड, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है बंडल शीट। ये तो हमें पता है, पहले से ही पता है, राइट। और वेस्कुलर बंडल के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, वेस्कुलर बंडल के अंदर हम लोग देखते हैं जाइलेम को देखते हैं, और क्या देखते हैं, और हम लोग देखते हैं फ्लोएम को। इसके अंदर भी सेल्स प्रेजेंट होंगे, इसके अंदर भी आपके सेल्स जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन मैं और नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा नहीं तो, ठीक है। वेस्कुलर ये बंडल शीट सेल को थोड़ा सा और थिक कर देते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड बंडल शीट। ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द बंडल शीट। दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज नथिंग बट द जाइलम। ग्रीन कलर का है तो जाइलम, और ये रेड कलर का है, ये है फ्लोएम, राइट। दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ अ डाइकॉट लीफ, ठीक है। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेस्कुलर बंडल को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, वेस्कुलर बंडल को। तो सी हो जाएगा आपका वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल। तो वेस्कुलर बंडल्स कैसे होते हैं, कॉन्जॉइंट होते हैं, मतलब जो आपके जाइलम और फ्लोएम होगा वो एक ही रेडियस में प्रेजेंट होगा, कॉन्जॉइंट होते हैं। और आपके क्लोज्ड होते हैं, कैसे होते हैं, कॉन्जॉइंट एंड क्लोज। क्लोज यानी इनमें क्या नहीं होगा, इनमें कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होगा। आप कहोगे सर ये तो डाइकॉट का लीफ है, लेकिन तो क्या हुआ, कैम्बियम इसमें सेकेंडरी ग्रोथ की जरूरत है, नहीं है। तो अगर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा तो इसमें कैम्बियम की क्या जरूरत है, तो इसी वजह से इनमें कैम्बियम नहीं होता, तो ये क्लोज्ड होते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि ये जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये वेन्स एंड मिडरिब में प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंट वेस्कुलर बंडल्स जो है ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन वेन्स एंड मिडरिब, वेन्स में एंड मिडरिब में प्रेजेंट होते हैं। मिडरिब में प्रेजेंट होते हैं। अब याद करो डाइकॉट का जब मॉर्फोलॉजी मैंने आपसे डिस्कस किया था, तो मैंने क्या कहा था, डाइकॉट के मॉर्फोलॉजी को जब डिस्कस किया था तो मैंने कहा था कि डाइकॉट में जो लीफ होता है उनमें हम लोग रेटिक्यूलेट वेनेशंस देखते हैं। क्या देखते हैं, रेटिक्यूलेट वेनेशन। मान लो ये एक लीफ है, डाइकॉट लीफ। ये डायग्राम को ड्रॉ करो प्लीज, प्लीज ड्रॉ करो, ठीक है। और ये मान लो उसका मिडरिब है, क्या है, दिस इज नथिंग बट द मिडरिब। मिडरिब थोड़ा सा कैसा होता है, थोड़ा सा मोटा होता है, तो हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा मोटा को दिखाएंगे मिडरिब को। मिडरिब से क्या निकलता है, प्राइमरी वेन्स। प्राइमरी वेन्स जो होता है मिडरिब से कंपेरेटिवली थिकनेस में कम होता है, थोड़ा सा कम थिक होता है एज कंपेयर टू मिडरिब। प्राइमरी वेन्स देखो एज कंपेयर टू मिडरिब कम थिक है, ठीक है, एज कंपेयर टू मिडरिब कम थिक होता है। राइट। और प्राइमरी वेन से जो वेन निकलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी वेन।
तो ये थोड़ा सा और कम आपका क्या होता है, थोड़ा सा और कम आपका थिक होता है। तो सबसे थिक कौन हुआ, मिडरिब हुआ। मिडरिब के बाद कौन थिक हुआ, प्राइमरी वेन। प्राइमरी वेन के बाद कौन थिक होता है, प्राइमरी वेन के बाद होता है आपका सेकेंडरी वेन। अब जो वेस्कुलर बंडल होते हैं डाइकॉट में, ये हमने क्या पढ़ा कि वेन्स में प्रेजेंट होते हैं एंड मिडरिब में प्रेजेंट होते हैं। तो वेस्कुलर बंडल का जो साइज है वेस्कुलर बंडल बड़ा होगा या छोटा होगा, ये डिपेंड करता है इसी वेन एंड मिडरिब के थिकनेस के ऊपर। अब बताओ इस पूरे डायग्राम में सबसे ज्यादा थिक पार्ट कौन है, मिडरिब है सबसे ज्यादा थिक। तो मिडरिब में जो वेस्कुलर बंडल होगा उसका साइज सबसे बड़ा होगा। मिडरिब में जो वेस्कुलर बंडल होगा उसका साइज सबसे बड़ा होगा। मान लो ऐसा इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा क्या है, दिस इज नथिंग बट द वेस्कुलर बंडल। मिडरिब से कम थिक कौन है, प्राइमरी, ये वाला प्राइमरी। प्राइमरी जो वेन है ये प्राइमरी वेन, ये सबसे कम थिक है एज कंपेयर टू मिडरिब। तो इसमें जो वेस्कुलर बंडल होंगे वो इससे थोड़ा सा साइज में छोटे होंगे। कैसे होंगे, साइज में इससे थोड़ा सा छोटे होंगे। देखो ये सबसे बड़ा है क्योंकि ये मिडरिब का वेस्कुलर बंडल है। ये वेस्कुलर बंडल इसके कंपेयर में छोटा है, क्यों, बिकॉज ये प्राइमरी वेन में प्रेजेंट है। प्राइमरी वेन जो है मिडरिब से थोड़ा सा और पतला है। और सबसे पतला यहाँ पे कौन है, दैट इज सेकेंडरी वेन जो है वो सबसे पतला है। तो सेकेंडरी वेन में जो आपका वेस्कुलर बंडल होगा वो सबसे छोटा होगा, इतना छोटा। लिखने का जगह भी नहीं है तो बाहर लिख देते हैं वेस्कुलर बंडल। ये देखो ये सबसे बड़ा क्योंकि ये सबसे थिक पोर्शन यानी मिडरिब में प्रेजेंट है। ये उससे छोटा बिकॉज ये थिकनेस इसका कम हो गया, दैट इज प्राइमरी वेन। और ये सबसे छोटा बिकॉज ये सबसे कम थिकनेस वाला जगह में प्रेजेंट है, दैट इज सेकेंडरी वेन, राइट। तो डाइकॉट में क्या होता है, डाइकॉट में वेस्कुलर बंडल का जो साइज होता है वो डिपेंड करता है कि वो किस वेन में प्रेजेंट है, किस मिडरिब में प्रेजेंट है और उसका थिकनेस कैसा है। क्लियर है। तब मैं डायग्राम को मिटा देता हूं, ये डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिए। इसी डायग्राम को हम लोग लेटर फॉर्म में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ। पॉइंट नंबर 3 क्या हो जाएगा, द साइज ऑफ वेस्कुलर बंडल, द साइजेस of vascular bundles are dependent on the thickness of vein। वेन का थिकनेस के ऊपर डिपेंड करेगा वेस्कुलर बंडल का साइज कैसा होगा, राइट। इसके बाद में एक लाइन लिख रहा हूं यहाँ पे, ये लाइन आप लिख लीजिए बिकॉज ये आपके एनसीईआरटी में ये वाला लाइन नहीं दिया गया है। तो प्लीज आप इसको जरा सा नोट डाउन कर लीजिए। क्या लाइन लिखेंगे, द वेस्कुलर bundles are larger in thicker vein, जैसे कि हमने देखा थिक वेन में वेस्कुलर बंडल का साइज जो है वो बड़ा हो रहा था, एंड स्मॉलर इन thinner veins। मतलब जो वेन थिक होगा उसका वेस्कुलर बंडल का साइज बड़ा होगा, जो वेन थिन होगा उसमें वेस्कुलर बंडल का साइज जो है वो छोटा होगा, जो हमने ऑलरेडी पिक्चर में देख लिया था। सो दिस इज ऑल अबाउट द वेस्कुलर बंडल। एक और पॉइंट आ जाता है वेस्कुलर बंडल के अंदर, दैट इज वेस्कुलर बंडल्स are surrounded by the vascular bundles are surrounded by
are surrounded by thick walled bundle sheath cells. Bundle sheath cells. Clear? So this is all about the dicot leaf. अब सिर्फ और सिर्फ इसी डायग्राम को देख के मैं आपको एक बार रिवाइज कर देता हूँ। सर क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस डायग्राम के बेसिस पे मैंने आपको एक बार रिवाइज कर देता हूँ। डाइकॉट लीफ में हमने क्या देखा कि इसमें एपिडर्मिस होगा और एपिडर्मिस जो है दोनों साइड में प्रेजेंट होगा, अपर एपिडर्मिस भी होगा और लोअर एपिडर्मिस होगा। और एपिडर्मिस जो है वो किससे कवर्ड होगा, क्यूटिकल से कवर्ड होगा, अपर में भी और लोअर में भी। क्यूटिकल क्या करता है, वाटर का जो इवेपोरेशन है या ट्रांसपिरेशन में जो वाटर लॉस होता है उसको कम करता है। क्लियर है? अब हमने क्या देखा कि लोअर एपिडर्मिस में हमने स्टोमाटा देखा, लेकिन अपर एपिडर्मिस में कोई स्टोमाटा नहीं देखा। इससे हम लोग क्या ड्रॉ कर सकते हैं, इससे हम लोग ये ड्रॉ कर सकते हैं कि अपर एपिडर्मिस जो है उसमें कम स्टोमाटा होता है एज कंपेयर टू लोअर एपिडर्मिस, या कभी कभी जो अपर एपिडर्मिस होता है उसमें स्टोमाटा एब्सेंट भी हो सकता है। क्लियर? उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा मेसोफिल सेल जो अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में प्रेजेंट है। ये क्या है, दिस आर पैरेन्काइमेटस सेल्स, थिन वॉल्ड सेल्स। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे। वेरी गुड। और क्या देखा कि जो पैरेन्काइमा सेल्स है इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन से पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक है पैलिसेड पैरेन्काइमा और दूसरा है स्पॉन्जिस पैरेन्काइमा। पैलिसेड पैरेन्काइमा मैंने क्या देखा कि ये एलोंगेटेड सेल्स है, वर्टिकली अरेंज्ड है और एक दूसरे के साथ पैरेलल है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें स्पॉन्जी पैरेन्काइमा की, तो यहाँ हमने क्या देखा कि ये राउंड या ओवल शेप के हैं और लूजली अरेंज्ड है। इनके बीच में बहुत सारे लार्ज स्पेसेस और एयर कैविटीज हैं, राइट। और इसमें क्या है, और ये पैलिसेड सेल के ठीक नीचे प्रेजेंट है और कहाँ तक प्रेजेंट है, लोअर एपिडर्मिस तक प्रेजेंट है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेसोफिल। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल में हमने क्या देखा कि जो वेस्कुलर बंडल है ये कॉन्जॉइंट होंगे बिकॉज एक ही रेडियस में जो जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट है। क्लोज होंगे बिकॉज यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ की कोई जरूरत है नहीं, तो कैम्बियम नहीं चाहिए, तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं चाहिए तो कैम्बियम भी नहीं चाहिए, तो इसमें आपका जो है क्लोज टाइप होगा। और क्या देखा कि वेस्कुलर बंडल को एक कवर किया हुआ है थिक वॉल्ड से, जिसको हम लोग बोलते हैं बंडल शीथ सेल। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज देखा कि यहाँ पे जो वेस्कुलर बंडल का साइज है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है वो किस वेन में प्रेजेंट है, उस वेन का थिकनेस क्या है। अगर थिकनेस वेन का ज्यादा होगा तो वेस्कुलर बंडल साइज में बड़ा होगा, अगर थिकनेस साइज में कम होगा तो वेस्कुलर बंडल साइज में छोटे होंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द डायग्राम। सिर्फ और सिर्फ इस डायग्राम से आप पूरा का पूरा जो लेक्चर है या पूरा का पूरा जो सेगमेंट है आप सिर्फ इस डायग्राम से रिवाइज कर सकते हैं, अगर ये डायग्राम आपने अच्छे से समझ लिया है तो। अब तक मैंने जो भी आपको समझाया वो कहाँ से समझाया, कहीं और जगह से पढ़ के समझाया नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसी डायग्राम से मैंने आपको हर एक चीजें क्लियरली समझाने की कोशिश की है, सिर्फ और सिर्फ यही डायग्राम से, और कुछ नहीं, मैंने अलग से कुछ नहीं किया या अलग से कुछ ड्रॉ किया या अलग से कुछ देखा, नो, सिर्फ और सिर्फ यही डायग्राम से मैंने सब कुछ आपको समझा दिया। तो इसी वजह से मैं कहता हूं कि अगर डायग्राम क्लियर है तो आपके कॉन्सेप्ट तुरंत क्लियर हो जाएंगे। अगर आपका डायग्राम क्लियर नहीं है तो फिर आपके कॉन्सेप्ट कभी क्लियर नहीं हो सकते। क्लियर है? चलो, तो अब तक हमने क्या देखा, डॉर्सिवेंट्रल लीफ या डाइकॉट के लीफ। अब हम लोग पढ़ेंगे मोनोकॉट के लीफ। अगर डाइकॉट का रूट आपका क्लियर है, सॉरी डाइकॉट लीफ अगर आपका क्लियर है तो मोनोकॉट लीफ में भी, मोनोकॉट लीफ में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ऑलमोस्ट सारे के सारे स्ट्रक्चर्स सेम होते हैं, ऑलमोस्ट सारे के सारे स्ट्रक्चर्स या फंक्शंस या कैरेक्टर्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, और जो डिफरेंस होगा हम लोग सिर्फ उसी को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक आउटलाइन में ड्रॉ कर लेता हूँ, बहुत कुछ खास यहाँ पे नहीं है और बहुत कुछ खास की जरूरत भी नहीं है। बहुत इजी है सब कुछ। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा, सेम टू सेम एपिडर्मिस होगा। सबसे पहले एपिडर्मिस को ही ड्रॉ कर लेते हैं।
आप भी मेरे साथ ड्रॉ कीजिए, बिकॉज ये डायग्राम भी आपके एनसीईआरटी में कुछ खास नहीं है। वेरी ऑनेस्टली मैं कहूँ, मुझे पसंद नहीं आया एनसीईआरटी का डायग्राम, मतलब समझने वाला बहुत कम पार्ट है। तो अब मैं जो डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ आप इसी को ड्रॉ कीजिए, इसमें आपको ही फ़ायदा होगा। मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, लेकिन जितना आपको चाहिए उतना मैं आपको ड्रॉ करके दे सकता हूँ, राइट। मैं कोई आर्टिस्ट तो हूँ नहीं कि बहुत अच्छा ड्रॉ करूँ, लेकिन जितना आपको समझने के लिए जितना ज़रूरी है उतना मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। सेम टू सेम यहाँ पे क्यूटिकल लेयर देखेंगे, एपिडर्मिस में दोनों साइड में प्रेजेंट है, क्यूटिकल लेयर भी प्रेजेंट है। तो भाई डिफरेंस क्या है, राइट। डिफरेंस तो कुछ दिख ही नहीं रहा। डिफरेंस दिख रहा है, गौर से देखो, अच्छे से देखो तो डिफरेंस दिखेगा। अच्छे से देखोगे तो डिफरेंस ज़रूर दिखेगा। सब कुछ मैं डिटेल में समझाऊंगा, डोंट वरी। ये जो डायग्राम है ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, ठीक है। आपके एनसीईआरटी इस डायग्राम को एकदम मिटा दिया गया है। अब देखो वहाँ पे भी हमने क्या देखा था कि अपर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस है, क्यूटिकल है, क्यूटिकल है, बहुत बढ़िया। लेकिन वहाँ हमने देखा था, यहाँ अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखोगे तो यहाँ आपको कितना स्टोमाटा दिखेंगे, देखो कितने स्टोमाटा दिखेंगे आपको। ये देखो यहाँ एक स्टोमा दिखा, और यहाँ पे भी एक स्टोमा दिखा, और यहाँ में भी स्टोमा दिखा आपको, और यहाँ पे भी दिखा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अपर और लोअर एपिडर्मिस दोनों ही में ही सेम अमाउंट ऑफ स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं, ऑलमोस्ट सेम। मतलब यहाँ लोअर साइड में अगर 10 स्टोमाटा प्रेजेंट होंगे तो ऊपर की तरफ मिनिमम 9 तो प्रेजेंट होंगी, 10 भी हो सकते हैं। अगर नीचे 10 है तो ऊपर भी 10 हो सकते हैं, लेकिन 10 नहीं भी हुआ तो कम से कम 9 तो होंगे ही। वहां हमने क्या देखा था कि अपर एपिडर्मिस में कम होंगे एज कंपेयर टू लो, कभी कभी अपर एपिडर्मिस में एब्सेंट भी हो सकता है। लेकिन यहां हम लोग क्या देख सकते हैं, यहां अगर 2 है तो यहां पे भी 2 है, यहां अगर 10 है तो यहां पे मिनिमम 9 तो होगा ही, 10 भी हो सकता है। तो नंबर ऑफ स्टोमाटा इज इक्वल इन बोथ द सर्फेसेस, राइट। तो अगर हम लोग डिफरेंस की बात करें आइसोबाइलैटरल लीफ की, आइसोबाइलैटरल लीफ की या मोनोकॉट के लीफ की, तो क्या हो जाएगा, अपर एंड लोअर एपिडर्मिस बोथ हैव स्टोमाटा, अपर एंड लोअर एपिडर्मिस both have stomata and almost equal in number, almost equal in number, equal in number, क्लियर है, ऑलमोस्ट इक्वल इन नंबर। दूसरा क्या देख सकते हैं, दूसरा कैरेक्टर जो दिखता है वहां हमने क्या देखा था, मेसोफिल में जो सेल्स थे पैरेन्काइमा के वो 2 टाइप के थे, एक पैलिसेड एक स्पॉन्जी। यहाँ पे ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं देखा जाता है, राइट। तो पैरेन्काइमा जो सेल्स है, ओनली 1 टाइप ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स आर प्रेजेंट, दैट इज वी कैन कॉल स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, बिकॉज ये राउंड ओवल होते हैं, इसी वजह से हम लोग इसे स्पॉन्जी पैरेन्काइमा बोल सकते हैं, राइट। तो पैरेन्काइमा इज नॉट डिफरेंशिएटेड, पैरेन्काइमा is
नॉट डिफरेंशिएटेड मतलब दो टाइप के पैरेन्काइमा नहीं देखे जाएंगे, एक ही टाइप के देखे जाएंगे, एंड दैट इज स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। तो उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा को ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसे पूरा नहीं ड्रॉ करेंगे, जितना जरूरी है उतना ही हम लोग ड्रॉ करेंगे। पूरा ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिस इज पैरेन्काइमा सेल्स या दिस इज कॉल्ड मेसोफिल सेल्स, बिकॉज इनमें हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, अगर इसको मेसोफिल बनाना है तो क्या करेंगे, इनमें हम लोग सिंपली क्लोरोप्लास्ट ऐड कर देंगे, डॉट 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 ऐड कर देंगे, इसका मतलब इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, राइट, और हो जाएगा अपना काम। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर यहाँ पे हम लोग इंटरसेलुलर स्पेस की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसका इम्पोर्टेंस रूट में और आपके जो स्टेम में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द लीव में इंटरसेलुलर स्पेस का कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। बिकॉज क्यों नहीं है, बिकॉज देखो, क्योंकि इसमें क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट है, ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन लॉस तो वैसे भी कम ही होगा यहाँ पे। तो क्यूटिकल हो चाहे इंटरसेलुलर स्पेस हो चाहे ना हो, इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क लीफ में नहीं पड़ता, राइट। लीफ में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लीफ का काम है सिर्फ खाना बनाना, राइट। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता है। तो इसी वजह से यहाँ पे इंटरसेलुलर की स्पेस की बात उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है जितना हमने रूट में या स्टेम में देखा था, राइट। दूसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या होगा, यहाँ आप देखो कि एपिडर्मिस ड्रॉ करते करते अचानक से हम लोगों ने एक सेल ड्रॉ किया, ये हम लोग क्या ड्रॉ कर रहे थे, अपर एपिडर्मिस को ड्रॉ कर रहे थे और अचानक से हम लोगों ने एक सेल ड्रॉ कर लिया। इसी सेल को क्या कहा जाता है, दिस सेल इज नोन एज ब्यूलिफॉर्म सेल्स। इस सेल्स को क्या कहा जाता है, इन सेल्स को बोला जाता है ब्यूलिफॉर्म सेल्स। इनका काम क्या होता है, ब्यूलिफॉर्म सेल या सेल्स, ठीक है, ब्यूलिफॉर्म सेल्स। क्या बताना, अच्छा ये अपर एपिडर्मिस है, ठीक है, दिस इज नथिंग बट द अपर एपिडर्मिस, and this is nothing but the lower epidermis, ठीक है, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस। क्या है, बुलिफॉर्म सेल्स है। अब ये बुलिफॉर्म सेल्स क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, देखो समझने की कोशिश करो। मैंने क्या कहा था कि नेचर में कोई भी चीज ऐसे ही नहीं होता है, उसके पीछे एक प्रॉपर रीजन होता है, प्रॉपर लॉजिक होते हैं। बुलिफॉर्म सेल्स क्या करते हैं, बेसिकली बुलिफॉर्म सेल्स जो होते हैं ये बेसिकली बहुत लार्ज होते हैं और एम्प्टी सेल्स होते हैं, लार्ज कलरलेस एंड एम्प्टी सेल्स। खास करके लार्ज होते हैं और एम्प्टी होते हैं, मतलब खाली होते हैं, मतलब बहुत स्पेस है उनके अंदर। तो क्या होता है, जब वाटर सफिशिएंट होता है एनवायरनमेंट में, तो ये बुलिफॉर्म सेल्स क्या करते हैं, वाटर लेते हैं और एकदम हट्टे कट्टे तगड़े बन जाते हैं, राइट। अब बुलिफॉर्म सेल्स कहाँ प्रेजेंट है, अपर एपिडर्मिस में प्रेजेंट है। तो अगर बुलिफॉर्म सेल्स टर्जिट हो जाएंगे, टर्जिट मतलब एकदम हट्टे कट्टे हो जाएंगे, तो लीफ का जो लैमिना है वो एक्सपोज्ड हो जाएगा, अच्छी खासी एकदम लीफ का जो लैमिना है ऐसे एक्सपोज्ड हो जाएगा, राइट। अब क्या होता है, अब जब एनवायरनमेंट में वाटर स्ट्रेस देखा जाता है, वाटर स्ट्रेस का मतलब क्या है, वाटर स्ट्रेस का मतलब है जब एनवायरनमेंट में पानी कम हो जाता है, तब सेल में क्या हो जाता है, हड़कंप मच जाती है कि भाई बुलिफॉर्म सेल्स को बोलो पानी कम हो गया है, बुलिफॉर्म सेल्स को बोलो पानी कम हो गया है। अब बुलिफॉर्म सेल्स क्या करेगा, ये जान के कि पानी कम हो गया है, बुलिफॉर्म सेल्स क्या करेगा, अब तक क्या था, बुलिफॉर्म सेल्स वाटर एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा वाटर था, बुलिफॉर्म सेल्स एम्प्टी था, उसने अपने अंदर वाटर भरा, हट्टा कट्टा टर्जिट हो गया, लीफ को एक्सपैंड कर दिया। लीफ एक्सपैंड है, इसका मतलब क्या है, लीफ से ऊपर से ट्रांसपिरेशनल लॉस या इवेपोरेशन लॉस हो रहा है स्टोमाटा के थ्रू। अब वाटर स्ट्रेस हो गया, वाटर कमी आ गई। अब बुलिफॉर्म सेल्स को बताया गया कि भाई देखो वाटर कम हो गया एनवायरनमेंट में, आप कुछ करो, वाटर लॉस को कम करो। तब बुलिफॉर्म सेल्स क्या करेगा, जो वाटर उसने एब्जॉर्ब किया था वो छोड़ देगा ऐसे, और छोड़ के क्या हो जाएगा, एकदम फ्लैसिड बन जाएगा।
अब तक क्या था, वाटर एब्जॉर्ब कर रहा था खट्टा खट्टा, फिर वाटर छोड़ दिया और फ्लैसिड हो गया। जैसे ही बुलिफॉर्म सेल्स फ्लैसिड हो जाते हैं या वाटर को छोड़ देते हैं तो क्या होता है, लीफ लैमिना जो ऐसे एक्सपोज था वो क्या होता है, वैसे अंदर की तरफ कर्ल्ड हो जाते हैं, ऐसे सिकुड़ जाते हैं, ऐसे ऐसे लीफ लैमिना ऐसा था लीफ लैमिना, ऐसे सिकुड़ जाते हैं। इससे क्या होता है, जैसे ही लीफ का लैमिना अपर साइड जैसे ही सिकुड़ जाता है, इससे क्या होता है, इससे जो ट्रांसपिरेशनल लॉस है या इवेपोरेशनल लॉस है जो स्टोमाटा के थ्रू हो रहा था वो कम हो जाता है। और क्या होता है, क्योंकि एनवायरनमेंट में तो पानी है नहीं, तो ऊपर से अगर ट्रांसपिरेशन या इवेपोरेशन लॉस होता रहेगा तो ये तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी प्लांट के लिए। तो इसी वजह से बुलिफॉर्म सेल्स को बुलाया जाता है कि बुलिफॉर्म सेल्स आप इसके अगेंस्ट कुछ एक्शंस लो। तो बुलिफॉर्म सेल्स क्या करता है, अपने अंदर जो पानी है उसको छोड़ के फ्लैसिड हो जाता है, और फ्लैसिड होने के कारण क्या होता है, लीफ का जो लैमिना है वो अंदर की तरफ कर्ल हो जाता है, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ कर्ल हो जाता है। इससे क्या होता है, जो वाटर लॉस है वो कम हो जाता है। सो यही फंक्शन है बुलिफॉर्म सेल्स का। और इन प्रेजेंस ऑफ बुलिफॉर्म सेल्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोनोकॉट लीफ। ये याद रखना कि प्रेजेंस ऑफ बुलिफॉर्म सेल्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोनोकॉट लीफ। ठीक है, तो क्या लिखेंगे थर्ड पॉइंट में, क्या लिखेंगे थर्ड पॉइंट में हम लोग लिखेंगे सर्टेन सेल्स, और ये सिर्फ और सिर्फ अपर एपिडर्मिस में ही होगा, लोअर एपिडर्मिस में ये नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ अपर एपिडर्मिस में होता है। ठीक है, सर्टेन सेल्स ऑफ अपर एपिडर्मिस become certain cells of upper epidermis modified their certain cells of upper epidermis modified them into large empty and colorless cells called buliform cells, राइट। तो क्या हो जाएगा, सर्टेन सेल्स ऑफ अपर एपिडर्मिस मॉडिफाइड देम इनटू लार्ज एम्प्टी एंड कलरलेस। क्या हो जाएगा, लार्ज एम्प्टी एंड कलरलेस। लार्ज होगा और एम्प्टी होगा बिकॉज इनको पानी भरना है, और कलरलेस क्यों है, बिकॉज इनका जो सेल वॉल है बहुत ज्यादा थिन होता है, इसी वजह से ये कलरलेस है। थिन सेल वॉल होगा तो ही क्या करेगा, अपने आप को एक्सपैंड कर पाएगा, राइट। कलरलेस सेल्स कॉल्ड बुलिफॉर्म सेल्स, राइट। अब बुलिफॉर्म सेल्स का फंक्शन क्या है, तो इनका फंक्शन क्या होता है, देखो इनके फंक्शंस को लिख लेते हैं थोड़ा सा। क्या लिखेंगे, बुलिफॉर्म सेल्स it absorbed water and becomes turgid and the lamina of leaf becomes expand। क्या करता है, वाटर लेता है, टर्जिट होता है, फूल जाता है, और जो लीफ का लैमिना है वो एक्सपैंड कर जाता है और एक्सपोज्ड, एक्सपैंड और एक्सपोज्ड, वेल एक्सपोज्ड, एक्सपैंड और एक्सपोज्ड हो जाता है। It becomes flaccid due to water stress। जब वाटर कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फ्लैसिड हो जाएंगे ड्यू टू वाटर स्ट्रेस
and they मतलब बुलिफॉर्म सेल्स, they make the leaf lamina to curl inwards, अंदर की तरफ क्या करेगा, लीफ लैमिना को मोड़ दिया जाएगा inwards to reduce water loss and reduce water loss. किस टाइप ऑफ वाटर लॉस, ट्रांसपिरेशन वाटर लॉस, इवेपोरेशन वाटर लॉस, रिड्यूस वाटर लॉस. So this is the function of बुलिफॉर्म सेल्स, राइट. अब बचा क्या, अब बचा सिर्फ एक ही चीज, दैट इज वेस्कुलर बंडल. हमें क्या देखना है, सिर्फ कुछ डिफरेंस हमें देखना है, ठीक है. तो वहां हमने क्या देखा था, याद करो, वहां हमने देखा था यहाँ पे वेस्कुलर बंडल में क्या होता है कि यहाँ पे एनसीईआरटी में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिए गए हैं ऊपर की तरफ. ये क्या है, दिस आर नथिंग बट द स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स. ये क्या है, दिस आर नथिंग बट द स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स, जिसके बारे में एनसीईआरटी में कोई भी कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है. आपको ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा ये जान लीजिए कि ये नीचे की तरफ जो सेल्स है ना, ये दिस आर नथिंग बट द स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स, ठीक है. दिस आर नथिंग बट व्हाट, दिस आर नथिंग बट द स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स. स्क्लेरेनकाइमा के सेल्स है बस. ये क्या है, दिस आर नथिंग बट द स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स. दिस आर स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स. यहाँ क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर का, ऑब्वियस सी बात है, जाइलम होगा, और यहाँ आपका हो जाएगा फ्लोएम के सेल्स, और यहाँ पे भी बंडल शीथ के सेल्स देखे जाएंगे. दिस सेल्स आर व्हाट, दिस सेल्स आर नथिंग बट द शीथ, बंडल शीथ सेल्स, राइट. यहाँ पे भी बंडल शीथ प्रेजेंट होगा. बंडल शीथ के सेल्स जो है यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी प्रेजेंट होंगे. तो ये चीज़ आपको याद रखना है. मैं और ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ अंदर की तरफ, बस इतना ही आपको समझना है. ये क्या है, दिस इज जाइलम, ये जाइलम है, ये आपका क्या है, ये आपका फ्लोएम है. ये क्या है, दिस आर नथिंग बट द स्क्लेरेनकाइमा सेल्स, दिस आर नथिंग बट द स्क्लेरेनकाइमा. ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है. आपके एनसीईआरटी में भी ये भी नहीं, बुलिफॉर्म सेल्स को भी नहीं दिया गया है, ठीक है. दिस इज फ्लोएम, जाइलम, एंड ये बंडल शीथ के ही सेल्स हैं. आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है. दिस आर पैरेन्काइमा सेल्स, दिस आर पैरेन्काइमा सेल्स, राइट. या इसका हम लोग स्पॉन्जी पैरेन्काइमा भी बोल सकते हैं. पैरेन्काइमा सेल्स या स्पॉन्जी पैरेन्काइमा सेल्स भी बोल सकते हैं. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आपका मोनोकॉट लीफ. मोनोकॉट लीफ में लास्ट पॉइंट क्या था, वहां हमने क्या देखा था, वहां हम देख रहे थे कि जो वेस्कुलर बंडल के साइज है वो क्या थे, वो आपके डिफर कर रहे थे. किसमें, उसके साइज में. कोई वेस्कुलर बंडल बड़ा हो रहा था, कोई वेस्कुलर बंडल छोटा हो रहा था. क्यों हो रहा था, बिकॉज वहां पे रेटिक्यूलेट वेनेशन देख पा रहे थे. क्यों, बिकॉज डाइकॉट में रेटिक्यूलेट वेनेशन देखा जाता है. लेकिन अगर आपको अच्छे से याद है तो जब हम मोनोकॉट को डिस्कस कर रहे थे तो मैंने क्या कहा था कि मोनोकॉट में क्या होता है कि मोनोकॉट में हम लोग क्या देखते हैं, मोनोकॉट में हम लोग पैरेलल वेनेशन देखते हैं. इसमें जो मिडरिब होता है वो कंपैरेटिवली मोटा होता है एज कंपेयर टू द अदर वेन्स, लेकिन बाकी के जो वेन्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं. वो थिकनेस में ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं. बिकॉज यहाँ पे क्या देखा जाता है, यहाँ पे हम लोग रेटिक्यूलेट वेनेशंस देखते हैं, राइट. मिडरिब को अगर हम छोड़ दें, मिडरिब यानी मेन वेन, मिडरिब को और क्या कहा जाता है, मेन वेन भी कहा जाता है. तो मिडरिब को अगर हम छोड़ दें तो बाकी के जो वेन्स है वो ऑलमोस्ट सिमिलर इन थिकनेस होते हैं. इसी वजह से जो वेस्कुलर बंडल होता है वो सेम साइज के होते हैं. तो क्या लिखेंगे, द वेस्कुलर बंडल्स आर, द वेस्कुलर बंडल्स are almost same in sizes within bracket लिखेंगे except main vein और midrib.
एक्सेप्ट मेन वेन और मिड रिब, ये आपके एनसीईआरटी का लाइन है, याद रखना, एक्सेप्ट मेन वेन और मिड रिब। तो क्या लिखेंगे, द वेस्कुलर बंडल्स आर ऑलमोस्ट सेम इन साइजेस ड्यू टू what? ड्यू टू पैरेलल वेनेशन, राइट। यहाँ पे क्या देखा जाता है, ड्यू टू पैरेलल वेनेशन। वहां पे रेटिकुलेट वेनेशन देख रहे हैं तो वेन का साइज या थिकनेस डिफर कर रहा था, इसी वजह से वेस्कुलर बंडल के साइज भी डिफर कर रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या देखा जाता है, पैरेलल वेनेशन देखा जाता है, तो वेस्कुलर बंडल्स के जो साइज होते हैं ऑलमोस्ट सेम होते हैं एक्सेप्ट द मेन वेन और मिड रिब को छोड़ के सेम होता है। ये डायग्राम भी आप ड्रॉ कर लीजिएगा और नीचे लिख दीजिएगा, दिस इज नथिंग बट द पैरेलल वेनेशन। क्या दिखा जा रहा है यहाँ पे, पैरेलल वेनेशन को दिखाया जा रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डाइकॉट लीफ एंड मोनोकॉट लीफ। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, दिस इज ऑल अबाउट द डाइकॉट एंड आपका मोनोकॉट का लीफ। बस यही आपको पढ़ना था। अकॉर्डिंग टू द न्यू एनसीईआरटी और अकॉर्डिंग टू आपका न्यू सिलेबस ऑफ नीट, आपका जो लेक्चर है वो यहाँ पे, या जो चैप्टर है वो यहाँ पे ही खत्म हो जाता है। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं और 2 क्लासेस लूंगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज कहता हूँ कि प्लीज मुझे और 2 क्लास आप लेने दीजिए। मैं और 2 क्लास आपको लूंगा इस चैप्टर के, जहां हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ को थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपने सब कुछ पढ़ लिया और अगर सेकेंडरी ग्रोथ ही नहीं पढ़ा तो मतलब थोड़ा सा ये चैप्टर जो है वो आपके लिए अधूरा रह जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा एक आइडिया ले लो। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, एकदम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, नो। हम लोग एक ओवरऑल आइडिया लेंगे कि भाई सेकेंडरी ग्रोथ होता क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ में कौन से स्ट्रक्चर्स बनते हैं और कैसे बनते हैं और इनका इंपॉर्टेंस क्या है। बस उतना ही हमको जानना है और सब कुछ मैं कोशिश करूंगा कि डायग्राम फॉर्म में आपको समझा दूं। सेकेंडरी ग्रोथ में आपको कुछ लिखना नहीं है, आपको सिर्फ समझना है। जो मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा उसको बस आपको अपने दिमाग में उतर लेना है, दैट्स इट। ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया हो जाए कि भाई सेकेंडरी ग्रोथ होता तो क्या है, इतना तो समझ में आ जाए हमको, ठीक है। और 2 क्लास में लूंगा और उसके बाद चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलो आज का लेक्चर यहाँ रखते हैं, फिर मिलेंगे कल बोर्ड वर्क में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय।